नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2022 योग का पेपर सोल्व करने वाले हैं। हम ये सेकंड वीडियो है, पार्ट बी है। पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिसर्च मेथड फॉर एबनॉर्मल साइकोलॉजी। असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध प्रविधि का कौन सा भाग नहीं है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं: हाइपोथेटिकल, क्लिनिकल केस स्टडी, एनालॉग और सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड। तो जो लास्ट के तीन है ये हमारे रिसर्च से रिलेटेड है, जबकि जो पहला है हाइपोथेटिकल वो कल्पना से रिलेटेड है, जिसके हिसाब से एक शोध प्रविधि कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा हाइपोथेटिकल मेथड। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, जो फिर साइकोलॉजी से ही है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का सबसे भीतरी और सबसे बड़ा भाग है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के सिद्धांत का आकारात्मक मॉडल दिया है, जिसमें उन्होंने उसके तीन भाग दिए हैं। जो सबसे बाहरी है वो चेतन है, उसका अंदर वाला अर्ध चेतन, और जो सबसे अंदर है वो है अवचेतन या अचेतन। इसका आंसर होगा सी, अचेतन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पैरानॉइड सिजोफ्रेजिया। भाई सिजोफ्रेजिया, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिजोफ्रेजिया क्या है, इसमें क्या होता है। सिजोफ्रेजिया एक मेंटल डिजीज है जिसमें आदमी का जो समझने का या कोऑर्डिनेशन का वो दिक्कत आती है। कई बार लगता है जैसे कोई बोल रहा आवाज़ सुनाई देती है, कई बार ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है या किसी की आकृति या प्रतिबिंब महसूस होता है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके इन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं: शाब्दिक मनोचिकित्सा, वैलियम, मनोसामाजिक चिकित्सा और क्लोरप्रोमाइजिन। जो पहली है शाब्दिक मनोचिकित्सा, कि भाई शब्दों के द्वारा किसी को समझा कर उसको डील करना। दूसरा वैलियम, वैलियम एक ड्रग है जो एंजाइटी में यूज की जाती है। तीसरी है मनोसामाजिक चिकित्सा, यानी उसके एनवायरनमेंट को, उसके सोशल बिहेवियर को चेक करके उसे ठीक करना। लेकिन जो है अंतिम क्लोरोप्रोमाइजिन, एक ड्रग है जो डोपामाइन को कम करता है। इसके अलावा ये साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज होता है। जो इसका सही आंसर है क्लोरप्रोमाजिन। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। नेम दी हार्मोन्स कंट्रीब्यूट टू रेगुलेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। पहली बात तो ये GFR किससे रिलेटेड होता है? ये होता है किडनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं और चार ऑप्शन में यहाँ 5 अलग अलग हार्मोन या एंजाइम्स यूज हुए हैं। तो आप यहाँ पर जो है रेनिन, रेनिन से एनजीओ बनता है और एनजीओ से एनजीओ 2 या एंजियोटोसिन 2। तो पहली बात तो ये जिसमें भी एंजियोटेंसिन या रेनिन है वे ऑप्शन गलत है। अब बचते हमारे पहला और चौथा। तो रेनिन इसमें भी है, तो इसका अर्थात सिर्फ ऑप्शन ए बचता है, एंजियोटेंसिन 2 और एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो योग सूत्र से रिलेटेड है कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं: तत्तर स्थिति यत्नो अभ्यास, ध्यान हेयस्त वृत्त, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा और तत्क्षेते प्रकाश आवरण। जैसा कि जो ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर है, जिसका पूरा है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनास्थित प्रसादनम। यानी जो सुखी लोग हैं उनसे मित्रता, दुखियों से करुणा, पुण्यात्माओं से मुदिता का व्यवहार और पापी लोगों से उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन में। धोती मुख्य रूप से आहार नलिका और उदर से संबंधित है, जबकि मलद्वार, मलाशय और बृहदांत्र से संबंधित है। तो हमें देखना है जो कपाल भाती है वो हमारे कपाल या उदर से और उदर से संबंधित है,
अग्निसार सिर्फ हमारे उदर के एरिया को इफेक्ट करती है, नोली भी उदर तक है। जो बस्ती है उसका संपर्क ही सीधा हमारे मलद्वार और मलाशय से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो हमारा है शिव संहिता से। शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि के सभी प्रकारों का नाश करने में सक्षम है? तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि शिव संहिता में कितने आसन हैं। तो वहाँ पर 4 ही आसन है, जिसके क्या क्या फल है वे स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। सिद्धासन परम गति की प्राप्ति, पाप से मुक्ति। पद्मासन से सभी रोगों का नाश, प्राण का संभाव। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा एक ध्यान रखने की बात यह है कि जो पश्चिमोत्तानासन है उसको शिव संहिता में उग्रासन लिखा गया है। यह ऑप्शन में पश्चिमोत्तान दिया है, लेकिन मोस्टली आपको उग्रासन ही मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मधुमेह में इंसुलिन संवेदनशीलता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो इसका सीधा सामान्य आंसर है कि भाई उच्च प्रोटीन और अल्प कार्बोहाइड्रेट वाले आहार से मधुमेह में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोष्ठबद्धता में मल सामान्यतः पैल्विक कोलन तक पहुंचता है, परंतु उसको अंतिम रूप से निष्कासन ठीक नहीं हो पाता है? यह हमारा योग थेरेपी से रिलेटेड है, जिसमें इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन से संबंधित क्वेश्चन है। पहला, कोलिक कोष्ठबद्धता। पहले तो पता होना चाहिए कि आपको ये इसके कौन कौन से प्रकार, इनका अर्थ क्या है। कोलिक कोष्ठबद्धता मोस्टली बच्चों में होती है। और जो इडियोपैथिक है, मेन चीज़ है कि इडियोपैथिक किसका कोई स्पेसिफाइड रीजन नहीं होता। जहाँ पर भी आपको बहुत सारी अन्य बीमारियों में भी इडियोपैथिक वर्ड मिल सकता है, जिसका मतलब है जिसका कोई स्पेसिफाइड रीजन ना हो। यही इसका सही उत्तर भी है, क्योंकि पैल्विक कोलन तक तो पहुँच रहा है, लेकिन उसका अंतिम रूप से निष्कासन ठीक से नहीं हो रहा। डाइजेसिया की भी जो मसल्स कोऑर्डिनेशन है वो सही से नहीं हो पाता, इसलिए हमारा डिजेसिया होता है। और स्लो ट्रांजिट कोष्ठबद्धता, जब पानी की कमी हो जाती है तो उसके कारण धीरे धीरे बहुत स्लो ट्रांजिट होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, तनाव संबंधी सिर दर्द उत्पन्न होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं कि भाई सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्कैल्प मसल्स, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल फेशियल मसल, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक मसल्स, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल एंड नेक मसल्स। तो इसका सही उत्तर होगा बाह्य स्कल्प की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से क्या होता है, टेंशन हेडेक। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्कैल्प मसल्स, क्योंकि जैसे गर्दन की है, गर्दन की मांसपेशियों से क्या होगा, इससे सर्वाइकल होगा। और बाह्य मुख की या मोस्टली इससे हमें साइनस हो सकता है। लेकिन इसका जो सही आंसर वो है ए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्फ्लेमेशन ऑफ आउटर जेनिटल रीजन नोन एज। इसके ऑप्शंस है इंडोमेट्रिटिस, स्कोल्पिंजाइटिस, फल्वाइटिस और कोलाइटिस। पहली बात तो ये कि जहाँ पर आइटिस शब्द है उसका मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन या सूजन। तो यहाँ पर लगभग सभी में ये वर्ड तो यूज इन्होंने कर रखा है। तो अब देखना कि इनका अर्थ क्या है। जो पहला है यह गर्भाशय की अंदरूनी सूजन। दूसरा जो वर्ड दिया है स्कैल्प पिंजाइटिस, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, बल्कि इससे मिलता जुलता एक वर्ड है सेल्पिंजाइटिस, जो फैलोपियन ट्यूब की सूजन को बताता है। जो वल्वाइटिस है ये हमारा सही आंसर है रेलिवेंट क्वेश्चन का, कि जो आउटर जेनिटल से रिलेटेड है वल्वाइटिस, और जो कोलाइटिस है वो हमारी आंत की सूजन है। हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है शरीर के किन तत्वों की अधिकता के अनुसार अस्थमा की पहचान की जा सकती है। भैया आपको सबको पता है कि शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जो अस्थमा है वो किससे रिलेटेड है, हमारे लंग्स से रिलेटेड है। तो वहाँ पर कौन कौन से तत्व है ये हमें पहचानना होगा। तो मेन जो हमारे शरीर का गर्दन से ऊपर का भाग है वह आकाश है, और जो हमारे पेट से नीचे का भाग है वो पृथ्वी है।
तो इसके अनुसार हमारे जो बीच के 3 बच गए, एयर, फायर एंड वाटर, वायु, अग्नि और जल, ये इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार कौन सी व्यवस्था योग कक्षा हेतु उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पंक्तिबंध व्यवस्था, पूर्ण वृत्ताकार व्यवस्था, अर्धवृत्तीय व्यवस्था और अर्ध आयताकार व्यवस्था। तो हमें देखना कि कौन सी ऐसी है जो कंफर्टेबल या पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ कोशिश की एक चित्र बनाकर पिक्चर के थ्रू बताने की कि कौन सी लुक लाइज कैसी होगी। तो यहाँ टीचर सामने है और रो में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये सही है भाई, मोस्टली ये व्यवस्था ही यूज की जाती है। दूसरी है भाई टीचर या तो सामने होगा या बीच में, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए जो पूर्ण वृत्ताकार है ये सही व्यवस्था नहीं है। इसमें भी जो इंस्ट्रक्टर है विजिबल है सबके लिए और अर्ध आयताकार में भी, इसलिए इसका आंसर होगा जो पूर्ण वृत्ताकार है ये बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको अपनी कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी या जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन है योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां नाम की पुस्तक में योग अभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना स्थान होना चाहिए। तो ये पुस्तक के राइटर है स्वामी कोवल्यानंद, और इस पुस्तक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो इस बुक के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर है वो है 40 फीट, कि 40 वर्ग फीट के का स्थान चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारी क्लास मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है कि कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है। यहाँ पर 4 दी गई, परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शंस मेथड एंड डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। जो अंतिम है, जो इसका सही आंसर है डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आसनों के दौरान प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। पे जो दूसरे का 48वां योग सूत्र का है, 46वां है स्थिर सुखमासनम, परितन स्थैलनत समापत्ति भ्याम तत्व द्वंदना विघात, ये है 47, दूसरे का 47वां। तो इसकी अवधारणा दी है महर्षि पतंजलि जी ने। अब चलते अपने अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ पर पूछा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार किस अभ्यास से क्षय, कुष्ठ एवं कोष्ठबद्धता नामक विकार नष्ट होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाबंध, महामुद्रा, महावेद, खींचरी। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने ये लिख दिया स्क्रीन पे कि चारों से रिलेटेड हमें कौन कौन से लाभ होते हैं और किसके अभ्यास से किस विकार का खात्मा होता है। तो यहाँ पर जैसा कि स्पष्ट है कि महामुद्रा के अभ्यास से हमारा पाचन संबंधी कुष्ठ, गुदावर्त, गुलम और अजीर्ण इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। बाकी को आप पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी हठ प्रदीपिका से है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार किस बंध के अभ्यास से शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और महाबंध। तो जालंधर बंध में जैसा कि स्पष्ट लिखा गया है कि भाई इससे हमारे शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है। अब फिर स्वामी कोवल्यानंद की पुस्तक से एक और क्वेश्चन आ गया है कि स्वामी कोवल्यानंद जी के अनुसार पृष्ठवंश के स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा आसन प्रमुख है, यानी बैक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अर्ध मत्स्येंद्र, गोमुखासन, पद्मासन और सिंहासन। तो मेन इसमें ट्विस्टिंग हो रही है अर्ध मत्स्येंद्र आसन में, बाकी सब में हमारी कमर लगभग सीधी रहेगी। इसलिए इसका सही आंसर होगा
अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता टाइप ऑफ दंत धोती जार। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि 5 टाइप की है कि दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र, एक और 2 और कपाल रंध्र। कई बार धोखा हो जाता है कि कर्णरंध्र को 1 गिन लेते हैं, लेकिन वो कर्णरंध्र दायां और बायां 2 है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 5। ठीक है, हमारी ये यूनिट भी यानी ये पार्ट खत्म होता है। बाकी के क्वेश्चंस अगले पार्ट में।